हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है। यहाँ पे हम लोग को जब युक्ति तर्क का क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें बात कही जाती है आगमनात्मक, निगमनात्मक। ये युक्ति के तर्क होते हैं। कौन कितने भाग में बांटे गए हैं युक्ति के तर्क। इसमें जैसे एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि बिल्ली स्तनधारी है, सभी बिल्ली स्तनधारी हैं तो सभी स्तनधारी जानवर हैं, तो सभी बिल्लियां जानवर हैं। परिषद और निष्कर्ष में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल में एक है कि सभी पुरुष नश्वर हैं, सभी राजा पुरुष हैं, इसलिए सभी राजा नश्वर हैं। ये तो आपका सत्य और असत्य के अंतर्गत और वैध अवैध के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम आगमनात्मक और निगमनात्मक का बात करते हैं तो इसमें का जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि यूरोपा में ऑक्सीजन युक्त वातावरण, जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष है इस पर यूरोपा पर जीवन हो सकता है, यह तर्कसंगत है क्योंकि ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे सत्य प्रस्ताव और असत्य निष्कर्ष भी है। यहाँ पे एक संक्षेप में एक सत्य अगर देखा जाए, तर्क वह है प्रस्ताव का सत्य होना, निष्कर्ष का सत्य होना असंभव है। यह देखते हुए कि प्रस्ताव सत्य है। निर्बल आगमनात्मक तर्क वह तर्क होता है जब निष्कर्ष प्रस्ताव का अनुसरण नहीं करेगा। यदि प्रस्ताव सत्य हो तो भी एक सशक्त आगमनात्मक तर्क वह है जहाँ निष्कर्ष के लिए असत्य होना असंभव है। यह देखते हुए प्रस्ताव सत्य है। यह निर्बल आगमनात्मक तर्क वह है जहाँ निष्कर्ष शायद प्रस्ताव से अनुसरण नहीं करेगा यदि वे सत्य थे। यहाँ पे है कि युक्ति तर्क के अंतर्गत बताया गया है आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक के अंतर्गत है मान्य, वैध और अमान्य। ये निगमनात्मक के अंतर्गत युक्ति तर्क के जो युक्ति युक्त तर्क होते हैं दो हैं, आगमनात्मक, निगमनात्मक तर्क। इसके भी दो भाग डिवाइड है। तो हम पहले देखेंगे निगमनात्मक तर्क। यह मान्य भी है और वैध भी है और अमान्य यहाँ पे दिया गया है। आगमनात्मक तर्क के अंतर्गत इसमें सशक्त और निर्बल दिया है कि मजबूत भी है और कमज़ोर भी है। इसमें मान्य भी है जिसे माना भी जा सकता है और जिसे माना नहीं जा सकता है, अमान्य है। अगर हम मान्य के अंतर्गत जाते हैं, एक ऑप्शन को लेते हैं तो ये दो भाग हैं। अगर हम एक ऑप्शन को लेते हैं तो ये इसमें दो है, दृढ़ता, अदृढ़ता। अमान्य में भी है, अदृढ़ता एक होते हैं। मान्य में दो भाग हैं और अमान्य में एक है। जब हम जिसमें मानेंगे वैध करेंगे किसी टॉपिक को, तो उसमें हम दृढ़ता अदृढ़ता दोनों देखेंगे, और जब अमान्य होगा तो इसमें अदृढ़ता को हम प्रदर्शित करेंगे। और इसमें अब हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, आगमनात्मक तर्क। दो है, सशक्त, निर्बल। इसमें है सशक्त में दो भाग डिवाइड है, निर्बल में एक। सशक्त में है अकाट्यता और काट्यता, दो ऑप्शन है यहाँ पे। और निर्बल में है काट्यता। ये हमारे युक्त तर्क के कुछ नियम, जिसे हम इसके अनुसार पढ़कर इस फार्मूला को समझकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दृढ़ता वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं, उदाहरण में यह मान्य, इसमें सत्य है, वास्तविक प्रस्ताव, ये भी माने जाते हैं। यही इसमें बताया गया है कि उपरोक्त पैरा को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता का निगमनात्मक तर्क का होना महत्वपूर्ण है, जो इसके प्रस्ताव की सत्यता और इसकी तार्किक होने की शक्ति दोनों को दर्शाता है। एक निगमनात्मक तर्क तब सही होता है जब यह मान्य हो, इसमें सभी सत्य प्रस्ताव हो और वास्तविक भी सत्य प्रस्ताव हो।
उदाहरण इसमें ये दिया है कि सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हैं, ऐसा हो सकता है, सही बात है। और सभी स्तनधारी जानवर, ये भी हो सकता है। निष्कर्ष निकलता है कि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, जानवर भी हैं और यह स्तनधारी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे है सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हैं और सभी स्तनधारी जानवर हैं, दोनों मिला के सत्य है। और निष्कर्ष हमारा जब पहुँचेगा तो ये भी है कि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं। ये हमारे दृढ़ता साउंडनेस के अंतर्गत यह बताया गया है। आगे कुछ टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, जानना भी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन जानना जरूरी है। आइसलैंड के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की समस्या मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के दुष्प्रभावों से निपटने का एक स्थायी समाधान खोजा है। 2 वर्ष की इस परियोजना को संक्षेप में कार्बन फिक्स का नाम दिया गया है। फिर से इसे समझते हैं। आइसलैंड के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की समस्या और मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की जा रही कार्बन डाइऑक्साइड के दुष्प्रभावों को निपटने का एक स्थायी समाधान खोजा है। क्या समाधान खोजा है? 2 वर्ष की इस परियोजना को संक्षेप में कार्बन फिक्स का नाम दिया है। जो इन्होंने समाधान खोजा है, इस परियोजना को कार्बन फिक्स का नाम दिया है, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, उसे हम एक संक्षेप में रख सकते हैं। यहाँ पे है आगे कि एक ज्वालामुखी द्वीप पर किए गए प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बेसाल्ट चट्टानों के नीचे 540 मीटर गहराई में मिलाया गया है। यह एसिडिक मिश्रण चट्टान के कैल्शियम मैग्नीशियम में घुल गया और इसने लाइमस्टोन, मतलब जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, बना दिया। इस प्रकार कार्बन डाई को हम स्थायी रूप से प्राकृतिक तरीके से ट्रैप कर लिया गया है। प्राकृतिक तरीके से ट्रैप कर लिया गया है। मतलब इसमें ये कहने का मतलब, जैसे कि हम किसी द्वीप के बारे में, हम अगर एक ज्वालामुखी द्वीप है उसके बारे में बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जो विशाल चट्टानें होती हैं, जो चट्टानें तैयार भी होती हैं, तो वो पानी के 540 मीटर की गहराई में तैयार होती है। तो इसमें है कि गहराई में मिलाया गया है। क्या मिला है इसमें? एसिटिक का मिश्रण और कैल्शियम मैग्नीशियम घुल गए हैं और इसमें एक तरह से क्या बन गया है? लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार कहने का मतलब है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्थायी रूप से हम प्राकृतिक तरीके से टैप कर लिया करेंगे, तो ऐसा है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो हमारे परियोजना के अंतर्गत एक संक्षेप में रह जाएगा, एक ही जगह। मतलब इतना ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उसे हम एक संक्षेप रूप में रख सकते हैं, फैलने नहीं दे सकते हैं उसको, प्रभाव को। कहने का यही मतलब है। आप लोग भी एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं टॉपिक पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी टॉपिक है हम लोग की जानकारी के लिए और जानना भी चाहिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है, सभी जानते हैं, बायो सेफ्टी के लिए है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में फतेह सागर झील के निकट स्थित है। अगर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछता है कि किस राज्य में है और किस राज्य के ज़िले में है, तो हमें ऑप्शन पे ध्यान देना होगा कि राजस्थान का राज्य है और ज़िला उदयपुर में है। अगर झील की बात करें किस झील के निकट है, तो फतेह सागर झील के निकट हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। टुमारोज बायो डाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका वंदना शिवा है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि टुमारो बायो डाइवर्सिटी जो है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर और पुस्तक के नाम अगर आता है तो हम यहाँ पे जान लेंगे कि लेखिका में डॉक्टर वंदना शिवा हैं। आगे है कि बुंदाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र श्रीलंका में अवस्थित है। अगर पूछा जाए बुंदाला जैवमंडल आरक्षित कहाँ पे है, अवस्थित या स्थित है,
तो श्रीलंका में है ये। यह यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल तंत्र में सम्मिलित है। यूनेस्को क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। यह मानव एवं जैवमंडल तंत्र में इसे सम्मिलित किया गया है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र नागार्जुन बांध है। आरक्षण स्थल जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारत का अगर सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र पूछा जाए तो नागार्जुन बाग है। यह कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, आरक्षण स्थल पर। आगे है टॉपिक, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जिसमें सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं वो शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी कहाँ पे? साइलेंट वैली, वो केरल में पाई जाती है। फ्लावर वैली वो आपका कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। ये यहाँ पे शांत वैली की बात है तो केरल में है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहीं पे पाई जाती है। आगे है कि नवाबगंज पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के नवाब जनपद में अवस्थित है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के नवाब जनपद में स्थित है। आगे है कि डॉक्टर सलीम अलीम भारत के पक्षी विशेषज्ञ हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि डॉक्टर सलीम अलीम भारत के क्या रहे? तो ये पक्षी विशेषज्ञ रहे। किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये पक्षी विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। ये पक्षियों पर रिसर्च किए थे, इसके सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट थे, हर चीज़ों को जानते थे। आगे है कि डुगोंग जिसे सागरी गाय के नाम से जाना जाता है, सागर में रहने वाला एक स्तनधारी जीव है। सागर में रहने वाला एक ऐसा स्तनधारी जीव है जिसे डुगोंग, जिसे सागरी गाय के नाम से जाना जाता है। आगे किसकी जो लंबाई होती है 3 मीटर तथा भार लगभग 500 किलोग्राम 500 किलोग्राम तक हो सकता है। मनुष्यों द्वारा इसका शिकार किए जाने के कारण जीव विलुप्त के कगार पर है। जो डुगोंग जिसे सागरी गाय के नाम से जाना जाता है, यह सागर में रहने वाला एक स्तनधारी जीव है जिसकी लंबाई 3 मीटर और उसका जो वजन है, वेट है 500 किलोग्राम हो सकता है। लेकिन इसका जो विलुप्त प्रजाति हो गई है जो जीवों का, किसकी वजह से? मनुष्य इसका ज़्यादा शिकार किए हैं, इसके वजह से इसकी जो प्रजाति रही है विलुप्त होने के कगार पर है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को ये जितने हम इसमें टॉपिक मेंशन किए हैं आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा और जानकारी के भी माध्यम से बेस्ट है और पेपर के भी माध्यम से बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसे ज़रूर रीड कीजिएगा, एक दूसरों को फॉरवर्ड भी कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जैसा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।